हाय दोस्तों, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत मस्त होंगे, बहुत व्यस्त होंगे और इस संकल्प बैच की सारी वीडियोस का फायदा उठा रहे होंगे और ये जान पा रहे होंगे कि संकल्प बैच की नंबर 1 फैकल्टीज आपको कैसे कैसे करके पढ़ा रही हैं। आज आप सभी का डेमो लेक्चर नंबर 3 है, लेकिन जो लोग आज पहली बार क्लास देख रहे हैं उनको डेमो 1 और डेमो 2 के अंदर जो बातें कराई गई थी वो भी आपको मैं आज बताऊंगा। आज दोस्त हम अपनी क्लास में बहुत 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 बढ़िया चीजें करेंगे। आज की क्लास बहुत शानदार होने वाली है। ध्यान से, तसल्ली से मेरी बातों को सुनिएगा। चलिए, उससे पहले मैं आप सभी को अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं और बैच के बारे में बता दूं ताकि आप सभी को यह बात पता चल जाए। तो मेरे दोस्तों, ये नाचीज जो आपके सामने है इसे सीए नकुल कठेरिया बोलते हैं। मेरे बेटा, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के साथ साथ यूजीसी नेट और जेआरएफ क्वालिफाइड हूं। एनआईआरसी ऑफ आईसीएआई की फैकल्टी भी हूं, तो सीए इंस्टीट्यूट को बहुत अच्छे से जानता हूं। पिछले 8 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूं, जिसके अंदर ऑल इंडिया रैंक 1 भी है, जो कि फर्स्ट एवर अटेम्प्ट ऑफ सीए फाउंडेशन की थी। ऑल इंडिया रैंक 4, ऑल इंडिया रैंक 36, ऑल इंडिया रैंक 45। अभी तक 25,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ा चुका हूं और 200 से ज्यादा बच्चे अभी तक एग्जामिशन स्कोर कर चुके हैं। बच्चों, ये हमारा पूरा का पूरा बैच है जिसका नाम है संकल्प बैच। ये आपको संकल्प दिलाता है कि हां, आप लोग सीए फाउंडेशन को पास करके ही रहेंगे। अरे पास करवा के ही मानेंगे, इस बात की गारंटी है। यह बैच के अंदर बेटा अखिलेश सर, जिनकी क्लास अभी आप देख चुके हैं डेमो लेक्चर नंबर 2 भी और 3 भी, वो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। मैं आपको केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, अकाउंटिंग का। अंकित ओबरॉय सर और साथ साथ में शशांक साबू सर, ये दोनों आपको क्या पढ़ाने वाले हैं? लॉ। और हमारे हितेश परमार सर आपको पढ़ाएंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। याद रखिएगा, ये आपका बैच टाइम टेबल रहने वाला है 15 अप्रैल से। बार 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 एक ही चीज बोल रहा हूं, अरे सुन लो। 15 अप्रैल से बैच चालू है। सबसे पहले शुरुआत होगी लॉ की 8:30 बजे से लेके 10 बजे तक, मंडे टू सैटरडे। अंकित सर और शशांक साबू सर कब चालू कर रहे हैं? 15 अप्रैल से। उसके बाद शुरुआत होगी इकोनॉमिक्स की, उसमें आएंगे अखिलेश डागा सर। बड़ी सीधी सीधी बात है यार। 10 बजे से लेके 15 मिनट का ब्रेक रहेगा और 10:15 बजे आपकी इको की क्लास चालू हो जाएगी। 10:15 बजे से 11:45 पर वो खत्म होगी, फिर दोबारा 15 मिनट्स का ब्रेक होगा और उसके बाद आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की क्लास चालू हो जाएगी हितेश परमार सर के साथ। सारे बैच, पूरा कंप्लीट बैच आपको 15 अप्रैल से मिलेगा। उसके बाद यहां पर आपको 30 मिनट्स का ब्रेक मिलेगा, लंच ब्रेक, और 2 बजे से मैं प्रकट हो जाऊंगा आपके सामने और मैं आपको क्या कराऊंगा? मैं आपको कराऊंगा अकाउंटिंग। 3:30 बजे आप हो जाओगे फ्री, फुल टू फंटास्टिक फ्री, और इसके बाद कोई क्लास नहीं है। नो क्लास जोन। याद रखिए, इट इज स्ट्रिक्टली नो क्लास जोन, सेल्फ स्टडी, जिसकी सीए में बहुत ज्यादा जरूरत होती है। पूरे दिन आपने जो कुछ पढ़ा है उसको अपने काम पर लगाइए, टना टन। बोलो, इतनी बात समझ में आती है जी?
सर ये देख लीजिए, यही है वो बैच जो आपको इस बार पास कराएगा। बैच का नाम है संकल्प बैच। ये संकल्प बैच ही है जो एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच है। याद रखिए, जल्दी शुरुआत करने का मतलब है जल्दी शुरुआत होगी तो जल्दी खत्म होगा, जल्दी खत्म होगा तो जल्दी रिवीजन कर पाओगे। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच है जो 9,000 रुपए में मिल रहा है, 9 महीने। अगर आप इसका प्राइस देखते हो तो ये पड़ेगा आपको 999 पर मंथ के हिसाब से। मैं बार बार एक चीज बोलता हूं, भैया इससे सस्ता आपको नहीं मिलेगा। सबसे सस्ता, सबसे सुंदर, सबसे टिकाऊ बैच है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अनलिमिटेड व्यूज है। कोई व्यूज का झमेला नहीं है कि आपको 2 मिनट देखना है 2 ही व्यू मिलेंगे, 1.5 व्यू मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारे 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन है, एक प्लस सब्सक्रिप्शन और दूसरा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको ये सारे बेनिफिट मिलेंगे, डेली क्लासेस का, प्रैक्टिस क्वेश्चन का, पीडीएफ का, लेक्चर ट्रैकर का, क्विज का, और इसके साथ में अगर आइकॉनिक लेते हो तो 1-on-1 लाइव मेंटरशिप सेशन और साथ में प्रिंटेड बुक्स। अब बच्चों, मैंने आपको पहली क्लास के अंदर इंट्रोडक्शन दिया था, पढ़ाई चालू करते हैं आप, ठीक है। ये हर बैच में आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, वो इंफॉर्मेशन हमने दे दी, अब अपनी पढ़ाई चालू करते हैं। मेरे बेटा, मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था पहली क्लास में। मैंने आपको बताया था कि पूरी अकाउंटिंग को आप कितने पार्ट्स में बांट सकते हो? जल्दी 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 बोलो। सर, पूरी अकाउंटिंग को हम 5 पार्ट में बांट सकते हैं। कौन कौन से थे वो 5 पार्ट, जल्दी बता दीजिए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। सर, वो 5 पार्ट थे ए, ई, एल, आई और सी। क्या ए का मतलब एप्पल होता था? अरे सर कैसी बात कर रहे हो, ए का मतलब एसेट्स होता था। क्या ई का मतलब एलिफेंट होता था? ना ना सर, ई का मतलब एक्सपेंस होता था। एल का मतलब लायबिलिटी होता था, आई का मतलब इनकम होता था और सी का मतलब कैपिटल हुआ करता था। हमने AELIC को पढ़ा था फर्स्ट क्लास में। फिर मैंने आपको यह बताया था कि एसेट का मतलब क्या होता है। एसेट होने की 2 कंडीशन होती हैं, पहला तो वो मेरा ओन्ड होना चाहिए और दूसरा वो मुझे फायदा देना चाहिए। एसेट्स के अंदर जब हमने बात करी थी तो हमने कहा था कि सर देखो, टेंजिबल एसेट होता है, अरे 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 इंटेंजिबल एसेट होता है, फिक्स्ड एसेट होता है, करंट एसेट्स भी होते हैं। इतनी बात करने के बाद में हम फिर और आगे बढ़े थे। फिर हम आ गए थे अपने डेमो लेक्चर नंबर 2 पे। हमने कहा था एसेट के साथ साथ जो हम अगली बात करते हैं उसे बोलते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब होता है मेरा खर्चा, जैसे कि मेरे रेंट का खर्चा, मेरी फीस का खर्चा, मेरी सैलरी का खर्चा। ये सारे जब मैंने कहा, उसके आगे मैंने आपसे कहा था कि देखिए 2 टर्म होती हैं, एक होता है एक्सपेंडिचर और दूसरे होते हैं एक्सपेंस। यहां से 2 से 4 नंबर का पक्का पक्का शॉर्ट आना है। मैंने बोला था कि सर सुनो, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आइडेंटिफाई करने के बहुत सारे तरीके थे। फटाफट से अगर रिवाइज करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता था जिसका फायदा, जल्दी बताओ, क्या 12 महीने के लिए मिलता था या 12 से ज्यादा के लिए? अरे सर, 12 से ज्यादा के लिए मिलता था। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा नॉन रेकरिंग नेचर के होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर से एसेट क्रिएट होता है और इसके साथ साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिनसे या तो एसेट की लाइफ बढ़ जाए, या फिर एसेट की कैपेसिटी बढ़ जाए, या फिर एसेट की एफिशिएंसी बढ़ जाए। हमने इसके बारे में बहुत जबरदस्त तरीके से बातें करी थी
और एक एक चीज को हमने यहां डिस्कस करा था। हमने डिस्कस करने के बाद में कुछ और स्पेशल केसेस भी करे थे, और केस करने के बाद में मैंने आपको यह भी बताया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस प्रकार के सवाल आते हैं, और हमने एंड में आके वो क्वेश्चंस भी करे थे। फिर मैंने कहा था कि भैया एक्सपेंडिचर दो टाइप के होते हैं, जल्दी बोलो कौन कौन से। अरे बोलो तो सही सर, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर पूरा पढ़ा दिया था। फिर हमने कहा था अच्छा बताओ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा, तो आपने पता है क्या बोला था? आपने कहा सर सुनो, जो एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, मतलब एन एक्सपेंडिचर विच इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने कहा हाँ यार बात तो सही है गुरु, यही तो बोला था कि भैया आप एक चीज डिसाइड कर लो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। अब जो एक्सपेंडिचर आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन में फिट नहीं बैठ रहा, इसका मतलब वो एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बोलो इतनी बात समझ में आती है सबको? जल्दी जल्दी बताओ। हाँ जी सर आती है। आइए तो आगे की बात करते हैं। आज आते हैं, फिर हमने लायबिलिटीज के बारे में बात करी थी, और अब आते हैं अपने आज के लेक्चर पे। फटाफट रिवाइज भी हो गया होगा। अच्छा भैया, जिन लोगों ने शुरू के ये 2 लेक्चर नहीं देखे हैं, आप आराम से देख सकते हैं, ये डेमो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आइए अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। आज आते हैं अपने डेमो लेक्चर नंबर 3 पे। डेमो लेक्चर नंबर 3 के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है इनकम। इनकम मतलब मेरी कमाइयां। अरे इनकम मतलब पैसा आएगा, पैसा आएगा तभी तो कुछ खरीदूंगा मैं भी। ध्यान से सुनिएगा, सबसे जरूरी चीज क्या होती है दोस्तों? हम लोग इनकम और रेवेन्यू को सेम मान लेते हैं कि अरे भैया इनकम भी सेम होती है और रेवेन्यू भी सेम होता है। जैसे मान लीजिए हमारी क्लास में कोई बच्चा है जिसका नाम है पप्पू। अब पप्पू रोड पर छोले भटूरे की रेडी लगाता है। अरे सर अभी तो कह रहे थे हमारी क्लास में है। अरे हमारी क्लास में सुबह पढ़ता है, फिर सेल्फ स्टडी करता है, फिर शाम को छोले भटूरे की रेडी लगाता है। मान लो उसके एक प्लेट छोले भटूरे का रेट जो है वो 50 रुपए है, वो 10 प्लेट बेचता है, तो उसके पास पैसे आए 50 इंटू 10 500। लेकिन क्या ये 500 रुपए उसकी इनकम है? क्या ये 500 रुपए उसका प्रॉफिट है क्या? अरे बोलो बोलो, बोलते क्यों नहीं? क्या वो 500 रुपए उसका प्रॉफिट है? हम नहीं बताएंगे, बताना तो तुम्ही को पड़ेगा। हम नहीं बता रहे, बताओ। जी हां, वो उसका प्रॉफिट नहीं है। समझ रहे हो बात को? वो उसका प्रॉफिट नहीं है, वो तो केवल और केवल उसकी सेल्स है कि कितना पैसा उसके पास आ रहा है। वो तो केवल और केवल उसकी सेल्स है। तो सर ध्यान से सुनिएगा, रेवेन्यू का मतलब इनकम से अलग होता है। रेवेन्यू वर्ड का मतलब होता है सेल्स, मतलब जो आप सामान बेच के उठा रहे हो पैसा, चाहे आप गुड्स की सेल कर रहे हो या आप सर्विसेज की रेंडरिंग कर रहे हो। आप बात को समझो ना। अनअकैडमी से अभी आप लोग सब्सक्रिप्शन लोगे, तो सब्सक्रिप्शन बेच के अनअकैडमी ने जो कमाया, क्या अनअकैडमी के लिए वो सारा का सारा प्रॉफिट हो गया क्या? ये बताओ मुझे। अनअकैडमी ने आपको संकल्प बैच दिया, आपने अनअकैडमी को 9,000 रुपए पे करे और आपने संकल्प बैच को सब्सक्राइब कर लिया। क्या अनअकैडमी के लिए वो 9,000 रुपए उनकी इनकम माना जाएगा या उनका रेवेन्यू माना जाएगा? बोलो सर, उनका रेवेन्यू माना जाएगा, क्योंकि इनकम या प्रॉफिट तो तब निकल के आएगा ना जब वहां से उस सेल्स में से कॉस्ट माइनस कर देंगे। कॉस्ट तो बहुत सारी होती हैं। अरे भैया
टीचर्स के पैसे होंगे, सर्वर को मेंटेन करने की कॉस्ट होगी, प्रमोशन कॉस्ट होगी, एम्प्लॉइज की सैलरी होगी। समझे बात को? बोलो बोलो। तो सर एक बात कंफर्म हो गई कि रेवेन्यू और इनकम ये दोनों सेम चीज नहीं होती, ये दोनों अलग अलग होती हैं। तो रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू का मतलब होता है सेल्स। मैंने अगर सामान बेचा या मैंने अपनी सर्विसेज दी, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनके आप कोई आलू प्याज गोभी टमाटर थोड़ी बेचने वाले हो। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनके आप भी तो अपनी सर्विसेज ही बेचोगे ना। बोलो, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनके आप भी तो अपनी सर्विसेज ही देने वाले हो। आप कौन सा आलू प्याज गोभी टमाटर बेचोगे? जी बिल्कुल बात सही है। इसीलिए सेल्स का मतलब गुड्स सेल्स करना भी होता है, साथ साथ में सर्विसेज देना भी होता है। केवल गुड्स नहीं, सर्विसेज भी होती हैं। मैंने यहां पर एक एग्जांपल दिया। मैंने कहा मान लीजिए एक मिस्टर अंकित है। मिस्टर अंकित जो है वो 15 पेयर जूते बेचते हैं 100 रुपए पर पेयर पर। अंकित का काम है जूते बेचना। वो जूते बेचते हैं और जूते बेचते हैं 100 रुपए जोड़ी के हिसाब से, और उन्होंने 15 जोड़ी जूते बेच दिए। तो उनके पास कितने पैसे आए? उनके पास आए 1500 रुपए। क्या ये 1500 रुपए मैं मिस्टर अंकित की इनकम मान लूं? क्या मैं उनका प्रॉफिट मान लूं? बोलो, जवाब दो। क्या वो 15 रुपए, यो 1500 रुपए मैं मिस्टर अंकित का प्रॉफिट मान लूं क्या? नहीं सर, वो उनका रेवेन्यू है, वो उनका प्रॉफिट नहीं है। वो उनका रेवेन्यू है, रेवेन्यू। वो उनकी सेल्स है, वो उनका प्रॉफिट नहीं कहलाएगा। इसका मतलब सर प्रॉफिट निकालने के लिए तो हमको उस रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करनी पड़ेगी। इसका मतलब यह हुआ कि 50 यहां पर 15 पेयर जो थे 100 रुपए के हिसाब से बेचे और 70 रुपीज पर पेयर उसकी कॉस्ट थी। तो कॉस्ट कितनी हो गई? कॉस्ट हो गई 1050 रुपीज। तो प्रॉफिट कितना निकल के आया? मैंने बेचा था 1500 रुपए का माल, मेरी कॉस्ट कितनी थी? 1050। तो 450 जो निकल के आया वो मेरा प्रॉफिट कहलाएगा। तो अब आप बात को समझे कि आई, इनकम और रेवेन्यू दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। दोनों का नेचर वही है कि पैसा आ रहा है। अरे भाई, इनकम भी तो तभी होगी ना जब आ रहा है। एक बात बताइए, अगर मैं एक बात कहूं आपसे प्रॉफिट, तो प्रॉफिट भी तो तभी होगा ना जब रेवेन्यू इज ग्रेटर देन कॉस्ट होगा। अगर मेरा रेवेन्यू कॉस्ट से ज्यादा है तभी तो मैं प्रॉफिट में कहलाऊंगा, अदरवाइज मेरा प्रॉफिट थोड़ी होगा। बोलो, इतनी बातें समझ में आती हैं? जल्दी बताएंगे भैया, जल्दी बोलेंगे। जी सर, इतनी बात बिल्कुल समझ में आती है। तो हमने आज की क्लास में अभी तक सबसे पहला जो टॉपिक करा वो करा इनकम। इनकम और रेवेन्यू क्या ये दोनों सेम है? नहीं, दोनों अलग अलग हैं। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं कैपिटल की। AELIC, ए खत्म, ई खत्म, एल खत्म, आई खत्म, और अब बात करते हैं सी मतलब कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है? आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि कैपिटल वर्ड का मतलब होता है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द बिजनेस। अगर मैं रोड पर समोसा लगा रहा हूं कि आओ 10 के 2 हंस के लो, 10 के 2 हंस के लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं रोड पर बैटरी रिक्शा चला रहा हूं, 10 रुपए सवारी, हल्की हो या भारी।
एक बात बताओ, रिक्शा चलाने के लिए भी रिक्शा खरीदना पड़ेगा कि नहीं खरीदना पड़ेगा? समोसे बेचने के लिए मैदा, तेल, आलू, मटर, मसाले सब खरीदना पड़ेगा कि नहीं खरीदना पड़ेगा? क्या सर, क्या मस्त एग्जाम्पल दे रहे हो। तो उन सब चीजों को खरीदने के लिए मेरे पैसे लगेंगे कि नहीं लगेंगे? उन्हीं पैसों को जिनसे मैं अपना काम धंधा चालू कर रहा हूं, मतलब जिनको मैं अपने काम में लगा रहा हूं, उसी पैसे को मैं कैपिटल बोलता हूं, उसी पैसे को कैपिटल बोला जाता है। तो वही बात यहां करी गई कि सर कैपिटल वर्ड का मतलब क्या होता है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन बिजनेस। बोलो, इतनी बात माथे पड़ती है सबके। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन बिजनेस। जैसे मैंने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल लिया, मैंने कहा देखो हमारे अखिलेश सर, देख रहे हो कितने अच्छे लग रहे हैं, लाओ इनकी जरा बाल और बना देता हूं, हा, इनके कान भी बना देता हूं, वाओ कितने अच्छे लग रहे हैं, इनकी जीभ भी निकाल देता हूं बाहर, वाओ। ये हमारे अखिलेश सर हैं जो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। इन्होंने कहा कि यार इकोनॉमिक्स तो मैं पढ़ाता ही हूं, तो एक काम करता हूं, मैं अपने इकोनॉमिक्स वाले फंडे, डिमांड सप्लाई वाले फंडे एक काम करता हूं, रियल लाइफ में भी लगा देता हूं। और रियल लाइफ में उन्होंने एक काम धंधा चालू करा, वड़ा पाव। आजकल तो हमारे दिल्ली में वैसे ही वड़ा पाव बहुत फेमस हो रहा है। तो अखिलेश सर ने एक काम धंधा स्टार्ट किया। अखिलेश सर ने वड़ा पाव का ठेला लगाना चालू किया। अखिलेश सर ने 1 लाख रुपए अपने उस बिजनेस में लगा दिए। तो क्या मैं कह सकता हूं 1 लाख रुपए अखिलेश सर की कैपिटल हो गई? मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन और ओनर इन द बिजनेस। बोलो बोलो, क्या यह बात समझ में आती है? जल्दी बोलो, शर्मा क्यों रहे हो, चुप क्यों हो गए, बोलते क्यों नहीं? बोलो, बात समझ में आई? तो हां सर, कैपिटल वर्ड का मतलब समझ में भी आता है कि कैपिटल वर्ड का मतलब होता है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन बिजनेस। एक ओनर बिजनेस में कितने कितने पैसे लगा रहा है, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। ठीक है जी, ये बात भी परफेक्ट है। बोलो, इतनी बात क्लियर है सबको? तो इसका मतलब आप अपने काम धंधे में जितने पैसे लगा रहे हो, आप अपने काम धंधे में जितने पैसे लगा रहे हो, उसको भी तो कैपिटल ही बोला जाएगा। अगर मैं आज कोई नया बिजनेस खोलता हूं, तो उसके लिए पैसे तो चाहिए होंगे कि नहीं चाहिए होंगे? तो जो पैसा मैं अपने बिजनेस में लगाऊंगा, उसको भी तो कैपिटल ही बोला जाएगा। तो अब हमारे को जो बेसिक 5 टर्म्स पढ़नी थी, ए, ई, एल, आई और सी, हमारी वो बेसिक टर्म्स खत्म होती हैं, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो थी वो थी ई। ई बोले तो एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के अंदर हमने कौन से 2 एक्सपेंस पढ़े थे? एक कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अलावा बाकी सारी चीजें बहुत आसान थी। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं, यहां से भी आपके 2 से 4 मार्क्स का टॉपिक, 2 से 4 मार्क्स आ सकते हैं। अगले टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जरा सोच के देखिए, सोच के देखना कि अगर मैं गाड़ी खरीद रहा हूं तो मैं उसको एसेट मानूंगा, और अगर मैं उस गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहा हूं तो मैं उसको एक्सपेंस मानूंगा। आपने कहा सर अब ये तो आपने पढ़ाया था कि एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर
और दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अरे मेरे भाई, कहीं तो यह बात लिखी होगी ना, बात को समझिए, कहीं तो किसी ना किसी किताब में यह बात लिखी होगी कि नहीं लिखी होगी कि भैया आप अगर गाड़ी खरीदोगे तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अगर आप गाड़ी में पेट्रोल डलवाओगे तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, अगर आप घर खरीदोगे तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अगर आप घर पर पेंट करवाओगे तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कहीं किसी किताब में तो ये बातें लिखी होंगी ना। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलते हैं उनको। मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द बेसिक गाइडलाइंस, बेसिक गाइडलाइंस। और देखिए मेरी बात को समझिएगा, यह केवल कॉमर्स की बात नहीं है, साइंस में भी तो ऐसा ही होता है। एक बात बताइए, जब आप साइंस में कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपको उसके पीछे का लॉजिक बताया जाता है कि नहीं बताया जाता, कि भैया आपको समझिएगा, गरम में एसिड में पानी नहीं डालना, पानी में एसिड डालना है डाइल्यूट करने के लिए। आपको सारी बातें बताई जाती हैं। जब आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आपको बोला जाता है कि इस तरीके से यह एक्सपेरिमेंट होगा, आपको उस गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ता है, नहीं तो बॉम्ब ब्लास्ट भी हो सकता है। सिमिलरली जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमको भी कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ते हैं, जो हमें अकाउंटिंग करने में डायरेक्शन देते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट ऐसे होनी चाहिए, इस आइटम की ट्रीटमेंट ऐसे होनी चाहिए। उन्हीं को हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलते हैं। इसका मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक गाइडलाइंस, जो हमें यह बताती हैं कि अकाउंटिंग कैसे होनी चाहिए। बोलो, इतनी बात समझ में आती है? जो कि मैंने यहां लिखा भी हुआ है कि अकाउंटिंग कैसे करनी है, अकाउंटिंग करनी कैसे है। इसका मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमको बस ये बताते हैं कि अकाउंटिंग करनी है तो कैसे करनी है, किसी आइटम की, किसी ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी तो किस तरीके से होगी। यह होती है हमारी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब पहला प्रिंसिपल जो आता है उसको हम बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है, मैं आपको लॉजिकली सिखाता हूं, बात को समझिएगा ध्यान से। मान लो भाई, इसको समझो पहले। मान लीजिए एक दुकान है मेरी, या ये जो साबू सर है ना, हमारे साबू सर, इन साबू सर की एक दुकान है। किस चीज की दुकान है सर? अरे बेटा, चाय की दुकान है, इन्हें चाय बहुत ज्यादा पसंद है। साबू सर की एक चाय की दुकान है। चाय की दुकान में जब वो चाय बेचते हैं तो उनको 10,000 रुपए की चाय बिकती है उनकी। क्या मैं कहूं इसको मैं इनकम बोलूंगा या रेवेन्यू बोलूंगा? जल्दी बताओ। ये जो 10,000 रुपए की चाय बिकेगी, क्या ये इनकम है या रेवेन्यू है? सर ये रेवेन्यू है, आपने अभी अभी पढ़ाया था। चाय की कॉस्ट, टी की कॉस्ट है 2,000 रुपए। उनके 2 बच्चे हैं। साबू सर अपने दोनों बच्चों की 500 रुपए स्कूल की फीस देते हैं, 1,000 रुपए वो हो गए। वो मैडम को, मतलब अपनी वाइफ को डिनर कराने लेके जाते हैं, 500 रुपए उसमें लग गए। तो उन्होंने तो ये कहा कि सर, नकुल सर, आप तो अकाउंटिंग के एक्सपर्ट हो, मेरी बात को समझो ना। मैंने 10,000 रुपए की चाय बेची थी। मैंने कहा बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 2,000 रुपए की मेरे चाय की कॉस्ट थी। मैंने कहा ओके। मैंने बच्चों की फीस भर दी सर 1,000 रुपए। सर 500 रुपए मैंने वाइफ को बाहर ले गया, खाना वाना खाया है हम, तो सर अब मेरे बिजनेस से मेरे को 6,500 रुपीज का प्रॉफिट बच रहा है। क्या बच्चों ये प्रॉफिट सही है इनका? क्या मैं कहूं, क्या ये दोनों खर्चे इनके पर्सनल नेचर नहीं थे क्या? इन्होंने इस पर्सनल नेचर के खर्चे को भी
अपने बिजनेस का खर्चा मान लिया कि नहीं मान लिया? एक्चुअली में चाय के धंधे से इनको 8,000 का फायदा हो रहा था कि नहीं? 10,000 रुपए की चाय बिक रही थी और 2,000 रुपए की चाय की कॉस्ट थी, तो इनको 8,000 रुपए का फायदा हो रहा था। लेकिन इन्होंने 1,500 रुपए अपने पर्सनल खर्चे भी उसके अंदर जोड़ दिए। अगर इन्होंने 1,500 रुपए के पर्सनल खर्चे भी इसके अंदर जोड़ दिए, तो अब ये कहते हैं सर मेरा प्रॉफिट 8,000 नहीं है, मेरा प्रॉफिट तो 6,500 है। क्या साबू साहब सही बोल रहे हैं? बताओ, क्या ये सही बात है? अब आप बताइए ना, मैंने तो आपको कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ाया अभी, आप ये बताइए क्या ये सही कह रहे हैं? नहीं सर, ये सही नहीं कह रहे। आप अपने पर्सनल खर्चों को अपने बिजनेस में कैसे डाल सकते हो? अगर हम यही काम करते रहेंगे कि पर्सनल को बिजनेस में मिलाते रहेंगे, तो क्या कभी बिजनेस का करेक्ट प्रॉफिट आ पाएगा? बोलो बोलो, क्या कभी बिजनेस अपना करेक्ट प्रॉफिट निकाल पाएगा? नहीं निकाल पाएगा। इस वजह से इस कॉन्सेप्ट का इजाद हुआ। ये कॉन्सेप्ट पिक्चर में आया जिसको हम कहते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन मतलब ओनर्स को अलग अलग मानो। बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है, दोनों को मिक्स मत करो, नहीं तो कांड हो जाएगा। इसीलिए यह बोला गया कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अंदर बिजनेस और बिजनेस ओनर्स शैल बी ट्रीटेड डिफरेंट। इसी कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन यह होता है कि कैपिटल को मैं बैलेंस शीट की लायबिलिटी में दिखाता हूं। यह बात कोई नहीं पढ़ाता। सब ये कहते हैं कैपिटल बैलेंस शीट में लायबिलिटी का पार्ट होती है। अरे क्यों होती है? अभी अभी सर आपने पढ़ाया कि कैपिटल का मतलब होता है मेरा पैसा जो मैं बिजनेस में लगा रहा हूं। अरे सर, मेरा पैसा है, मैं बिजनेस में लगा रहा हूं, तो फिर वो मेरी लायबिलिटी कैसे हो सकती है? अरे दोस्तों, वो लायबिलिटी इसलिए है क्योंकि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या हुआ? आप और आपका बिजनेस, इन दोनों का हिसाब भैया अलग अलग रखो, दोनों को मिक्स मत करो। बोलिए, इतनी बात समझ में आती है? दोनों का हिसाब अलग अलग रखना है, दोनों को मिक्स नहीं करना है। इसी वजह से कैपिटल लायबिलिटी होती है और इन सबको, ये जो पर्सनल नेचर के खर्चे थे, इनको एक्सपेंसेस नहीं मानना। इनके लिए एक नई वर्ड आती है जिसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। बोलो, माथे में बात घुसी कि ड्राइंग्स क्या होती होंगी? क्या मैं कहूं ड्राइंग्स का मतलब वो पर्सनल एक्सपेंसेस, वो पर्सनल नेचर के खर्चे होते होंगे जिन्हें एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस से ही विड्रॉ कर लेता है। जैसे साबू सर ने अपने बच्चों की फीस बिजनेस के पैसे में से निकाल के दे दी, तो क्या इसे बिजनेस का खर्चा मानेंगे या पर्सनल खर्चा मानेंगे? जल्दी बताओ, क्या इसे बिजनेस का खर्चा मानेंगे या पर्सनल खर्चा मानेंगे? सर, इसे पर्सनल खर्चा मानेंगे, और वो सारे पर्सनल खर्चे ड्राइंग्स होते हैं। आ गई बात समझ में? जल्दी बोलिए, क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है, टनाटन क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट आता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या चीज है सर? ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया चीज है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के हिसाब से अकाउंटिंग में
केवल और केवल आपको उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड करना है जो पैसे में कन्वर्ट हो सकती हैं। मैंने क्या बोला? केवल उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड करना है जो मॉनेटरी आइटम है, पैसे में कन्वर्ट हो सकती हैं। एक बात बताओ, मेरी एक फैक्ट्री है, मान लीजिए मेरी एक फैक्ट्री है, वहां पर वर्कर ए और वर्कर बी दोनों का आपस में झगड़ा हो गया। वर्कर ए ने वर्कर बी के सर पर पत्थर मार दिया, पत्थर मार के उसके टप 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 खून बह रहा है। क्या इस खून बहने को मैं अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर लूं? ना ना। लेकिन अब अगर मैं उसका इलाज कराऊंगा तो जब मैं उसे हॉस्पिटल में लेके जाऊंगा तो पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो उस एक्सपेंस को मैं रिकॉर्ड करूंगा, मैं चोट को रिकॉर्ड नहीं करूंगा। चोट मान लीजिए सही हो सकती थी 5 रुपए की बैंडेड लगा के, मैंने 500 रुपए की पट्टी करवा दी उसकी, तो 500 रुपए रिकॉर्ड होंगे, 5 रुपए रिकॉर्ड नहीं होंगे। जो किया, जो एक्चुअली में किया, वो रिकॉर्ड होगा। मतलब मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के हिसाब से केवल वही चीजें बुक्स में रिकॉर्ड होंगी, केवल वही चीजें अकाउंट्स में रिकॉर्ड होंगी जिसको आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हो। ध्यान से सुनिएगा, मैं बात आता हूं। मिस्टर हितेश, हमारी मैथ्स की फैकल्टी, देख रहे हो कैसे ऐसे दिखा रहे हैं आंख? हाँ सर, क्या हालचाल? हाँ, हितेश सर पकोड़ा बेचते हैं। सर आप कभी किसी को समोसे वाला बना रहे हो, किसी को पकोड़े वाला बना रहे हो? बना देता हूं ना, तभी तो बात समझ में आएगी। तो मान लीजिए हमारे हितेश सर हैं। हितेश सर क्या हैं? सर हितेश सर पकोड़ा सेलर हैं। तो एक बात बताइए, क्या पकोड़े के टेस्ट को, क्या पकोड़े के टेस्ट को आप अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे? जल्दी बोलो, क्या पकोड़े का टेस्ट अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा क्या? बोलते क्यों नहीं? नहीं सर नहीं होगा। पकोड़े का टेस्ट कैसे अकाउंट्स में रिकॉर्ड होने लग गया यार? पकोड़े का टेस्ट अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। लेकिन क्या मैं कहूं कितने रुपए के पकोड़े बेचे, कितने रुपए के पकोड़े बेचे, सेल्स ऑफ पकोड़ाज, बोलो ये अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा कि नहीं? क्योंकि सेल करी है तो पैसा आया होगा। आती है बात समझ में? क्लियर होती है बात कि नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होंगी, केवल और केवल कौन से इवेंट और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे? जिसको हम पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। फीस आप दे रहे हो अनअकैडमी को, बोलो रिकॉर्ड होगी या नहीं होगी? बोलो बोलो, अनअकैडमी को दी जाने वाली फीस रिकॉर्ड होगी या नहीं होगी? मॉनेटरी है या नहीं है? सर 100% है मॉनेटरी। क्यों? क्योंकि मॉनेटरी है, मॉनेटरी है तभी तो पैसा जा रहा है ना, पैसा इन्वॉल्व है। बिल्कुल। लेकिन क्या हमारे जैसे टीचर्स की क्वालिटी रिकॉर्ड हो सकती है अकाउंट्स में? नहीं रिकॉर्ड हो सकती। क्या यह रिकॉर्ड हो जाएगा कि मान लीजिए कोई इंप्लॉई है, हाँ इस इंप्लॉई की वैल्यू 2 रुपए है, क्या ऐसे रिकॉर्ड हो जाएगा क्या? नहीं रिकॉर्ड होगा। आगे सुनिएगा। अब बात करते हैं, सर आप बार बार मनी मेजरमेंट में मनी 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 की बात कर रहे हो, ये मनी है क्या? आपने इकोनॉमिक्स में 11वीं क्लास में एक डेफिनेशन पढ़ी होगी, मनी इज व्हाट मनी डज। ये डेफिनेशन अकाउंट्स में काम नहीं करती मेरे भैया। अकाउंट्स में मनी का मतलब होता है रिपोर्टिंग करेंसी। मनी का मतलब क्या हुआ? रिपोर्टिंग करेंसी। रिपोर्टिंग करेंसी का मतलब करेंसी ऑफ दैट कंट्री जहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नीड्स टू बी प्रेजेंटेड हैं। आप बात समझिए, अगर रिलायंस इंडिया में अपने प्रॉफिट एंड लॉस बना रही है, बैलेंस शीट बना रही है, तो इंडिया में डॉलर में बनाएगी या इंडियन रुपी में बनाएगी? बोलो, बोलते क्यों नहीं? इंडिया में डॉलर में बनाएगी या रुपए में बनाएगी? सर डॉलर में बनाएगी।
100%। डॉलर में बनाएगी, रुपए में बनाएगी। तो क्या मैं कहूं इंडिया के लिए रुपए रिपोर्टिंग करेंसी हो गई, और इसी रिपोर्टिंग करेंसी को मैं क्या बोलूंगा, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मतलब मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, पहला मैंने क्या बोला, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। सर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होंगे। उसके बाद मैंने अगली बात क्या करी, मैंने अगली बात करी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। सर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि केवल वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी जो पैसे में कन्वर्ट हो सकती हूं। अब मान लीजिए, और पैसे का मतलब क्या, पैसे का मतलब रिपोर्टिंग करेंसी। आप कोई सामान डॉलर में खरीद के ले आए, तो आप अपनी बुक्स में उसे डॉलर में नहीं लिखोगे, आप उस डॉलर के रेट को कन्वर्ट करके इंडियन रुपी में लिखोगे। इंडियन रुपी में इसलिए लिखना है क्योंकि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमें क्या गाइड करते थे, भूलो मत अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या था, जो हमें यह गाइड करते थे कि अकाउंटिंग कैसे करनी है। आपने कोई सामान डॉलर में खरीद तो लिया, आप विदेश गए थे, डॉलर में खरीद के ले आए, लेकिन यहां जब लाओगे तो डॉलर में थोड़ी लिखोगे, उसे रुपए में लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा। कौन सा कॉन्सेप्ट बोलता है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये बात बोलता है। आगे चलते हैं, अब आता है मेरा तीसरा कॉन्सेप्ट, जिसको मैं कहता हूं डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड्स एंड टेल्स, ऐसे ही डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होंगे, एक डेबिट कहलाएगा और दूसरा क्रेडिट कहलाएगा। हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होंगे, एक डेबिट कहलाएगा और दूसरा क्रेडिट कहलाएगा। और हर एक ट्रांजैक्शन के बाद आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन मैच करनी चाहिए। हर एक ट्रांजैक्शन के बाद आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या करनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। बात समझ में आई। तो मैंने कहा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है, तीसरा कॉन्सेप्ट है यहां हमारा। पहला कौन सा था, बिजनेस एंटिटी, दूसरा कौन सा था, मनी मेजरमेंट, तीसरा आ गया डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है, सर सुनो, हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होंगे, एक इफेक्ट डेबिट होगा और दूसरा इफेक्ट क्रेडिट होगा। सर ये डेबिट क्रेडिट क्या होते हैं अभी बताऊंगा आगे, अगली स्लाइड में वही है। अकाउंटिंग इक्वेशन हर एक ट्रांजैक्शन के बाद मैच करनी चाहिए। सर ये अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, चाहे साइंस वाले हो या आप आर्ट्स वाले हो या आप कॉमर्स वाले हो, आपने छठी सातवीं क्लास में इक्वेशन जरूर सुनी होगी। इक्वेशन मतलब हुआ इक्वल करना। तो मैंने कहा अकाउंटिंग केवल एक चीज में बिलीव करती है कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। और अब मैं आपके साथ एसेट भी खुल के बोल सकता हूं, क्योंकि मैंने आपको डेमो क्लास 1 में कराया था। लायबिलिटीज भी खुल के बोल सकता हूं, डेमो क्लास 2 में कराई थी। और कैपिटल भी खुल के बोल सकता हूं, क्योंकि डेमो क्लास 3 में करा रहा हूं। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, मैंने कहा यहां से आपको बात समझ में आएगी कि ये अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। एक बंदा है मिस्टर कालू। मिस्टर कालू अपना काम धंधा स्टार्ट करते हैं। कालू स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपए। कैश उसकी संपत्ति है कि नहीं, कैश उसका एसेट हो गया, तो एसेट में आ गया 1 लाख रुपए। क्या उसकी कोई भी उधारी बनी, नहीं सही, कोई भी उधारी नहीं बनी। और क्या मैं कहूं उसने अपने बिजनेस में 1 लाख लगाए, तो वो उसकी कैपिटल हो गई कि नहीं हो गई। तो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। 1 लाख मैच करता है कि नहीं करता, बोलिए जल्दी बोलो। अकाउंटिंग इक्वेशन मैच करी कि नहीं करी, अकाउंटिंग इक्वेशन मैच करी कि नहीं करी, हां जी करी, बिल्कुल करी, 100% करी। ठीक है, अब उसने एक दुकान खरीद ली
4 लाख रुपए की लोन पे, तो दुकान तो उसके नाम हो गई कि नहीं हो गई? अब तो दुकान उसका एसेट हो गया कि नहीं? तो क्या मैं कहूं अब उसके एसेट टोटल 5 लाख के हैं, 1 लाख रुपया उसके पास कैश है और 4 लाख की दुकान हो गई। लेकिन क्योंकि उसने दुकान लोन पे ली है तो 4 लाख से उसकी लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? बोलो, क्योंकि उसने दुकान लोन पे ली है तो 4 लाख रुपए से उसकी लायबिलिटी भी तो बढ़ जाएगी ना, और 1 लाख की कैपिटल वैसी की वैसी ही खड़ी। इसको बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब हो गया एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। हर एक ट्रांजैक्शन के बाद आपको इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन मैच होनी चाहिए। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल हर बार मैच होना चाहिए। आप पूरे जीवन में कभी भी अकाउंटिंग में गलती नहीं करेंगे अगर आप हर एक ट्रांजैक्शन पे इफेक्ट देखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का। मेरी गारंटी है आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। सर अब ये बताओ ये डेबिट क्रेडिट क्या चीज है? क्योंकि आगे बढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए, वी शुड नो द मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जब मैं बच्चों से पूछता हूं ना तो बहुत सारे बच्चे पता है क्या जवाब देते हैं? जब मैं कहता हूं डेबिट क्रेडिट तो बच्चे कहते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बच्चे कहते हैं डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अबे यार यही गलती है तुम्हारी। मैं तुमसे पूछ रहा हूं डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, तुम मुझे यह बता रहे हो डेबिट और क्रेडिट के रूल। दीज आर द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मैंने आपसे डेबिट और क्रेडिट का मतलब पूछा है। सर डेबिट और क्रेडिट का पूरे जीवन में केवल एक ही मतलब होता है, किसी भी अकाउंट की जो लेफ्ट हैंड साइड होगी उसको डेबिट बोला जाएगा और किसी भी अकाउंट की राइट हैंड साइड जो होगी उसको क्रेडिट बोला जाएगा। किसी भी अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट बोला जाएगा और किसी भी अकाउंट की राइट हैंड साइड को क्रेडिट बोला जाएगा। बोलिए इतनी बात समझ में आती है? तो जब भी कभी आपसे कोई कहेगा ना अब कि व्हाट इज डेबिट व्हाट इज क्रेडिट, तो उसे समझा देना कि भैया डेबिट क्रेडिट का केवल एक मतलब होता है, किसी भी अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होगी और राइट हैंड साइड क्रेडिट होगी, और किसी भी अकाउंट में लेफ्ट हैंड साइड को ही डेबिट बोला जाएगा और राइट हैंड साइड को क्रेडिट बोला जाएगा। ये देखिए हमेशा इस बात को याद रखना, यहां से आपकी अकाउंटिंग की असली शुरुआत है। ऑलवेज रिमेंबर, मैंने आपको 5 बातें पढ़ाई थी। AELIC पढ़ाया था कि नहीं? बोलो, मैंने आपको AELIC पढ़ाया था ना? जी सर AELIC पढ़ाया था। याद रखिएगा मेरे बच्चों, एसेट और एक्सपेंस अगर बढ़ेंगे तो हमेशा डेबिट होगा, अगर घटेंगे तो हमेशा क्रेडिट होगा। एसेट और एक्सपेंस, अब आपको अच्छे से पता है कि एसेट क्या होते हैं और एक्सपेंस क्या होते हैं। आपको अच्छे से पता है लायबिलिटी क्या होती है, इनकम क्या होती है और कैपिटल क्या होती है। तो अगर आपकी लायबिलिटी, इनकम या कैपिटल में से कोई भी चीज बढ़ेगी तो क्रेडिट होगा और इनमें से कोई भी चीज घटेगी तो डेबिट होगा। समझ गए बात को? एसेट और एक्सपेंस अगर बढ़ेंगे तो डेबिट होगा, अगर घटेंगे तो क्रेडिट होगा। LIC लायबिलिटी, इनकम या कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट होगा, घटेगी तो डेबिट होगा। दोस्तों ये जो बात है ना, आपके पूरे सीए करियर में आपको केवल इतनी बात को याद रखना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। कभी कोई आपसे पूछ ले कि कौन सी चीज डेबिट होगी कौन सी चीज क्रेडिट होगी, केवल इन 5 बातों को सुनना और आप मेरा यकीन मानिए कौन सी चीज डेबिट हो रही, कौन सी चीज डेबिट होगी, कौन सी चीज क्रेडिट होगी, आप कभी भी इसके अंदर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। क्या याद रखना है आपको? AE
LIC, ए और ई बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट, LIC बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। इस बात को याद रखिएगा। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं आपकी अकाउंटिंग जबरदस्त हो जाएगी। डेमो लेक्चर 3 में मैंने आपको इतना कुछ कराया, अगली क्लास में डेमो लेक्चर नंबर 4 में मिलेंगे और फिर मैं जर्नल एंट्रीज के ऊपर चलूंगा, लेकिन ये वाली बात पढ़ के आना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।